नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल इश्क मासूम है जिसकी राइटर है तानिया ताहिर। उसकी ये चौथी एपिसोड है और आप लोगों को यकीनन इस एपिसोड का इंतज़ार होगा। तो मेरा ख़्याल है मैं मज़ीद आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवाती हूँ और जल्दी से इस एपिसोड को स्टार्ट करती हूँ। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। कॉलेज में बामुश्किल वक्त गुजारा था उसने। यहाँ तक छुट्टी की बेल हो गई, उसका दिल किया ये बैग में रखा मोबाइल निकाल कर ज़मीन पर फेंक दे, मगर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। सबसे पहले उसने एक जानने वाली से मोबाइल लिया और मम्मा के नंबर पर कॉल की। उन्होंने कॉल बैक की और उसने कहा कि प्रैक्टिकल्स की वजह से वो आज देर से आएगी। हाँ, ये सब कहते हुए उसका लहजा काँप रहा था क्योंकि आलिया से झूठ बोलना कोई आसान नहीं था। आलिया ने उसे आड़े तिरछे सवाल किए जिनका डरते डरते जवाब देती वो आखिर मान ही गई। कॉल बंद करके उसने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया और ख़ुद बाहर आ गई। ये उसकी ज़िंदगी का पहला कदम था जो वो ज़ार के लिए उठा रही थी। वो नहीं जानती थी अंकल को क्या जवाब देगी या वहाँ जाकर क्या होगा, मगर उसे ये पता था अगर ज़ार को इस मामले के बारे में नहीं बताया तो वो उससे नफ़रत करने लगेगा और उसका गुस्सा नफ़रत में बदले, ये उसे मंजूर नहीं था। तभी उसने उसके पास जाने का सोचा। वो रिक्शे में सवार हुई। आज लोगों की नज़रें उसे बहुत अजीब और ख़तरनाक लग रही थी। वो डरते डरते एड्रेस बता गई। ज़ार के ऑफिस का एड्रेस तो उसे तब से पता था जब वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। ज़ार ने ही उसे बताया था। वो 20 मिनट में उस बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। हकीकतन यहाँ उसकी जान निकल गई थी। सब क्या सोचेंगे, वो क्या जवाब देगी, वो क्या करेगी। बीबी पैसे दो और फारिग करो मुझे, रिक्शे वाला ज़रा भड़क कर बोला। उसने कांपते हाथों से उसके हाथों में पैसे दे दिए और कुछ छोटे छोटे कदम भरती अंदर जाने लगी कि कॉलेज यूनिफॉर्म में होने की वजह से सब उसे जिन नज़रों से देख रहे थे वो कोई अच्छी नहीं थी। वो अंदर आ गई। अंदर का माहौल बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। ये जगह किसी आउट ऑफ कंट्री के ऑफिस जैसी दिखती थी। बहुत खूबसूरत, हल्की हल्की हलचल, गहरी खामोशी में लोगों के काम करते अफरा तफरी से भरे जूतों की आवाज़ और हर तरफ मध्यम लहजे में होने वाली बातचीत। उसे ये जगह पसंद आई, मगर घबराहट अब भी अरूज पर थी। वो छोटे छोटे कदम भरती रिसेप्शनिस्ट के पास आ गई। अंशा के पास जाना है, वो बोली तो उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो और जानती भी हो अंशा कौन है? वो घूर कर बोली थी। मैं उनकी बेटी हूँ, वो बोली। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अलग ही घबराहट के सबब सुर्खी फैल रही थी। रिसेप्शनिस्ट हैरान होती अंशा की सेक्रेटरी को कॉल करने लगी। सर को बताओ उनकी बेटी आई है, उसने कहा तो आगे से वो लड़की भी कुछ बोली। दोनों हंसी और फ़ोन बंद हो गया। जहाँ तक हम सब जानते हैं ज़ार सर के अलावा तो उनकी कोई औलाद नहीं। तुम कहाँ से पैदा हो गई हो? रिसेप्शनिस्ट ने उसे आड़े हाथों लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो दूर हो गई और वहीं खड़े होकर वेट करने लगी। तभी पीछे से तेज़ बूट की आवाज़ आई। वो मुड़ी। अंशा मुस्कुराते हुए उसके नज़दीक आ रहे थे। ऐना को लगा हो सकता है जान वापस आई हो, कुछ आसरा सा हुआ था। अरे मेरी बेटी आई है, आओ आओ, अंशा ने कहा तो रिसेप्शनिस्ट एकदम खड़ी हो गई। खाने का एहतमाम करो, उसने रिसेप्शनिस्ट को कहा और ऐना की तरफ देखा। मैं और ज़ार भी खाना ही खाने वाले थे, आ जाओ। अंशा उसे लिए अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगे। खैरियत से? अंशा ने पूछा तो ऐना घबराया से जवाब तो उसके पास भी नहीं था। मुझे आपका ऑफिस देखना था, वो उंगलियां मरोड़ती जवाब दे गई। अंशा हंसती है। ओके आ जाओ फिर। वो उसे लिए अपने कैबिन में आ गए। उनका कैबिन भी बहुत खूबसूरत था, डिसेंट था। ऐना मुस्कुराती आंखों से चारों तरफ देखने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ अगर अंश ने आलिया से ये जिक्र किया तो आलिया उसे फिर मौत मार देगी। वो क्या आप मम्मा से इस बात का जिक्र करेंगे? उसने कुछ कंफ्यूज होते पूछा। बिल्कुल नहीं, अंश मुस्कुराए। फिर ठीक है, ऐना भी मुस्कुरा दी। अंशा हंसती है। आपका ऑफिस बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी बाहर के मुल्क में आ गए हो, बहुत पीसफुल, वो उन्हें बताने लगी। अच्छा, ये जब ज़ार ने दोबारा रेनोवेट कराया था उसी की चॉइस है, अंशा ने बताया तो ऐना सर हिला गई। अभी वो दोनों आपस में कुछ बोलते कि दरवाज़ा एक झटके से खुला और ज़ार अंदर आया। ऐना सोफ़ों के पास खड़ी थी। उसने कोट उतारा हुआ था और बाजू कुनियों तक फोल्ड थे, जबकि वो पर शर्ट में टाइप ढीली किए अपने मजबूत कदो कामत के साथ अपने बाप के पास जाता हुआ बेहद हैंडसम लग रहा था। ऐना ही खुद ब खुद नज़रें झुक सी गई। ज़ार ने अलबत्ता उसे नोट नहीं किया था। डैड इस फाइल्स को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया था लास्ट टाइम मैंने। यहाँ एक फ़ाइल है, वो हमेशा की तरह तेवरी चढ़ाए पूछ रहा था। ये बात तुम्हारी सेक्रेटरी को पता होगी, मुझे नहीं पता, अंशा ने कहा। यार उसके पास इतनी अक्ल नहीं है।
ज़ार चेयर खींचकर बैठ गया, सर सांस खींची। तो तुमने रखा क्यों हुआ है? कुछ ज़्यादा ही नरमी है तुम्हारी उस लड़की पर, जबकि पूरे ऑफिस को तुम नाखून चने चबवा देते हो। अंश ने घूरा। ज़ार आंखों को जुम्बिश देता मुस्कुराया। शट अप ज़ार। अंशा ने उसे घूरा। पीछे खड़ी अना का दिल डूब कर उभरा। आप तो मुझे ठरकी समझते हैं, वो बोला। तुम्हारी सूरत हाल बता रही है। ज़ार का कहका बुलंद हुआ। अच्छा, इधर उधर भी नज़र डाल लेते हैं। अंशा ने उसे टोका तो ज़ार ने हैरानगी से उधर देखा तो ऐना पर सीधी निगाह गई। ऐना की आंखों में वाज़े सुर्खी और भीगापन देख रहा था, मगर वो अंशा की वजह से संभाल गई। ज़ार शॉक था चंद लम्हों के लिए, फिर उसने बाप की तरफ देखा। चेहरे पर बला की सख्ती दराई। ये यहाँ किस लिए आई हैं? घर में इसकी माँ ने जीना आराम किया हुआ और ये मोहतरमा मुंह उठाकर ऑफिस आ गई हैं। और किसने इजाज़त दी है तुम्हें घर से निकलने की और यहाँ तक पहुँचने की? आई किसके साथ? अचानक वो रुका। अंश उसे हैरानगी से देख रहे थे। मेरा मतलब, अजीब औरत है। बेटी कहाँ आई उसे पता ही नहीं। हो गई बकवास। अंशा ने हाथ बुलंद किया। डैड बिल्कुल चुप, तुम्हारी ज़बान ज़्यादा ही चल रही है। मैंने बुलाया है ऐना को, उसने हमारा ऑफिस देखना था। और ज़्यादा बुड़बुड़ाने से पहले ये बताओ, तुमने स्मोकिंग की है जबकि तुम्हें बुखार था? अंशा ने उसे आड़े हाथों लिया। ऐना के टप टप आंसू गिर रहे थे, मगर वो पीछे थी, उनसे दूर थी, तभी उनमें से किसी को पता नहीं चला। खैर, पता तो अंशा को नहीं चला था। ज़ाहर तो उसकी एक एक हरकत से वाकिफ था। बिल्कुल नहीं, उसने कलून में सिगरेट की खुशबू मिली जुली थी। वो झूठ बोल रहा था, ऐना जानती थी, और जानते तो अंश भी थे। चले जाओ यहाँ से अब, वो खफगी से बोले। अगर ऐना ना होती तो ज़ाहर अपने बाप को मनाता भी और उनके पास भी उठाता जैसे वो अपने नखरे उठवाता था, मगर यहाँ उसकी इज्जत और अना आड़े आ चुकी थी। ये जो सालिम बुत बनकर खड़ी हैं, बैठा दें इन्हें कहीं। अरे, अंशा को भी एहसास हुआ कि ऐना कब से यूं ही खड़ी है। डैडी, मैं चली जाती हूँ। व्हाट? ज़ाहर पर तो हैरानगी का बम गिरा था। ऐना सहम गई। सॉरी, मैंने अंकल कहना था, वो डरते हुए बोली। बेहतर होगा यहीं कहो, वो आंखें घुमाकर बोला। तुम्हें कौन सी तकलीफ़ है? मुझे खुशी होती है जब वो कहती है। आपको तो बड़े बड़े बच्चे अडॉप्ट करने का शौक़ चढ़ गया है। ज़ाहर अनसाजिज़ आए और ज़ाहर पर से निगाह हटाकर ऐना को अपने सामने बैठने का कहा। एक तरफ ज़ाहर बैठा था, ऐना झिझकते हुए दूसरी तरफ बैठ गई। वो एक साथ बैठे हुए अंश को बेहद अच्छे लगे। ज़ाहर एक निगाह उसकी तरफ डालकर अभी उठने ही लगा था कि अंशा की सेक्रेटरी आ गई। सर, आपसे एडवोकेट एहतशाम मिलने आए हैं। ओह यस, मैंने प्लॉट के बारे में बात करनी थी। तुम खाना ऑर्डर करो। मैंने साइमा को कहा था मैं आता हूँ, और ज़ाहर बकवास से परहेज़ करना। वो जाते जाते उसे तनबीह दे गए। क्यों नहीं डैड, आपकी इस चिड़िया के आने का मकसद तो जान लो पहले। वो ऐना पर घसीली निगाह डालता बोला। जैसे ही अंश बाहर निकल गए, उसने ऐना को उंगली के इशारे से खड़े होने का हुक्म दिया। लॉक करो रूम, वो बोला। ऐना ने खौफज़दा नज़रों से उसे देखा। क्यों? वो पूछ बैठी। मैंने कहा रूम लॉक। उठकर तो ज़रूर होगा जिससे तुम डर रही हो, और अगर तुमने किया तो शायद कुछ गुंजाइश बन जाए। वो चेयर थोड़ी सी पीछे करता, टांग पर टांग रखता, उसे सर से पांव तक देखने लगा। ऐना ने भागकर जल्दी से रूम लॉक कर दिया और छोटे छोटे कदम भरती वापस आ गई। उसे फिक्र थी अंशा दोबारा आ गए तो क्या सोचेंगे, जबकि ज़ाहर को तो परवाह तक नहीं थी। वो उठा और एक हाथ से ऐना को उठाकर टेबल पर पटक दिया। ऐना को कहाँ उससे उम्मीद थी। ज़ाहर, वो परेशानी से उसे देखने लगी। कॉलेज से भाग कर आई हो, तुम्हें पता है ये तुम्हारी माँ जैसी 2 नंबर ज़बाना तुम्हें किन नज़रों से देख रहा होगा। ऐसी कौन सी बात करनी थी जो यहाँ आई हो, और घर में तुम्हें वक्त ना मिलता मुझ तक पहुँचने का। वो बिना ऐना की परवाह किए गुस्से से पूछ रहा था। ऐना शर्मिंदगी से निगाहें झुका गई। मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो पल के झुकाए, कलून और सिगरेट में मिली जुली खुशबू से मुतासिर होती, कुछ घबराती बोली थी। और तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने में इंटरेस्टेड हूँ? वो घूरने लगा। मगर बात बहुत अहम है ज़ाहर, वो बोली। ज़ाहर को महसूस हुई थी उसकी परेशानी, मगर फिर भी उसे परवाह नहीं थी। शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना, और जब सबसे अहम बात, आज के बाद मुझ तक पहुंचने के ये 4 रास्ते ना इख्तियार करना। अगर हिम्मत ना हो तो आना रात को अपनी माँ के सामने मेरे कमरे में। वो जताती नज़रों से उसे देखने लगा, जबकि ऐना की आंखें भीग गई। ज़ाहर, वो उस दिन मेहमान आए। ऐना, मैं तुम्हारे ख़ानदान के किसी मेहमान में इंटरेस्टेड नहीं रखता। अपना मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से।
वो झुंझलाकर बोला। उसने पहले ऐना कुछ बोलती दरवाज़ा नॉक हुआ था। ज़ाहरा एकदम उससे दूर हुआ और ऐना जल्दी से टेबल पर से उतरी। वो दोनों ही दरवाजे की तरफ देखने लगे। ज़ाहरा ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी सेक्रेटरी खड़ी थी। मिस माही, मैं अपने कैबिन में आता हूँ, हम तब बात कर सकते हैं, वो संजीदगी से बोला। सॉरी सर, बट ये फाइल्स वो जो आप ढूंढ रहे थे मैंने ढूंढ ली, तभी मैं आपको देने यहाँ आ गई। आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा। ऐना को एक लड़की की खूबसूरत आवाज़ आ रही थी जबकि ज़ाहरा उसके आगे खड़ा था। उसकी कमर के पीछे ऐना थी। ना ऐना उस लड़की को देख पा रही थी ना वो लड़की ऐना को। ओ थैंक यू सो मच यार, ज़ाहरा एकदम खुश होता बोला। माही भी मुस्कुरा दी। ऐना को खड़े खड़े उलझन सी होने लगी। वो थोड़ा सी साइड पर हुई और उसकी पुश्त से सामने आई तो एक खूबसूरत लड़की ज़ाहरा के सामने खड़ी थी। ज़ाहरा का ध्यान उसकी तरफ नहीं था बल्कि वो फाइल में देख रहा था। ऐना ने उस लड़की को देखा, उसका दिल डूब सा गया। वो अभी उस लड़की के बाप के सामने हमायत कर रहा था। ऐना की आंखें भीगने लगी, दिल बुझ सा गया। उसने तो बिल्कुल नहीं लगता था ज़ाहरा किसी और लड़की पर भी नरमी कर सकता है। वो उदासी से सर झुका गई। माही की भी नज़र ऐना पर गई। वो हैरानगी से उस लड़की को देखने लगी। ज़ाहरा ने गहरा सांस भरा। एक्सीलेंट, यू आर ब्रिलियंट, ज़ाहरा ने खुश होते हुए कहा तो माही मधम सा मुस्कुराई मगर नज़रें ऐना पर थी। ज़ाहरा ने मुड़कर देखा। ऐना सुर्ख नज़र उस पर डालकर चेहरा मोड़ गई। अब आप जा सकती हैं, वो बोला तो माही सर हिलाकर दूर हो गई। ज़ाहरा दरवाज़ा यूं ही खोले उसके करीब आया, उसकी पुश्त के पीछे बिल्कुल छा गया। ऐना रो रही थी और वो रोती। उसने ज़ाहरा को खुद खोया था अपनी चालाकी की वजह से। ऐना ने आंसू साफ किया। ज़ाहरा की निगाहें उसी पर थी और उसने फ़ोन उठाकर साइमा को कॉल की कि लंच रेडी है। तब तक पीछे से अंशा भी आ गए। अंशा ने उन दोनों को देखा तो एकदम झटका लगा मगर ज़ाहरा जब अलग हुआ तो उन्हें नज़र आया वो फ़ोन पर बात कर रहा था। वरना ये उनके लिए शॉकिंग था कि ज़ाहरा उसके इतने नज़दीक खड़ा है। ऐना बेटा बैठ जाओ, जब से आई हो खड़ी हो, अंशा बोलते हुए आए। ऐना ने अपने आंसू साफ किए और उनकी जानिब देखने लगी। नहीं, वो बहुत देर होगी, अब मैं घर जाना है, मैं खाना घर खा लूँगी, आपके ऑफिस में फिर कभी, वो नरमी से मुस्कुरा कर बोली। लो ऐसा क्यों, भला मैं देख लूँगा तुम्हारी माँ को। अंश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ज़ाहरा खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। प्लीज़, आपको पता है मम्मा फिर ज़्यादा गुस्सा करती हैं, वो कुछ परेशानी से बोली। जाने दे डैड, साइको औरत अपनी मेसनी बेटी का गला दबा दे, अखबार की सुर्खियों में फैल जाएगी ये खबर। लोगों को एक्चुअली सिर्फ रोना आता है डैड, मर्दों को भी रोना धोना डाल देना चाहिए था ताकि कुछ तो उनके हक में भी बात बनती। वो ऐना पर तंजिया नजरें गाड़ता बाप से बोला। क्या फजूल बोले जा रहे हो? अंशा समझे नहीं। कुछ नहीं, वो उठा और जाने लगा। ठीक है, ऐना को घर छोड़ कर आओ, अंशा ऑर्डर देते अपनी जगह पर बैठ गए। ज़ाहरा के पतंगे लग गए। क्यों, ये कौन सी हीरोइन है जिसे ज़ाहरा अंशा छोड़ेगा? वो गुस्से से पूछने लगा। तुम्हें मैंने कहा है, अंशा घूरने लगे। कभी नहीं, मैं इसका मुलाजिम नहीं हूँ, जैसे आई है वैसे चली जाए। वो उसकी इंसल्ट करता खटक से बाहर निकल गया जबकि अंश नफ़ी में सर हिलाते सांस भरते उठे। चलो मैं छोड़ आता हूँ। नहीं प्लीज़ डैड, आप बैठ जाइए, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। आप ड्राइवर से कह दें। वो फीका सा मुस्कुराई तो अंशा जो भी अभी इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, यहाँ इस वक्त ज़ाहरा ही था, तभी उन्होंने उसे कहा था मगर उसका नखरा ही सवा नेज़े पर था। उसने ड्राइवर को कॉल करके कहा और ऐना के सर पर हाथ रखकर उसको जाने का कहा। ऐना बाहर निकल गई। वो वहाँ से खामोशी से निकलकर अपने दिल पर ज़ाहरा की बातें लगाकर निगाहें झुकाए अंशा की बताएगी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पीछे बैठ गई। उसकी सिसकियाँ गाड़ी में गूंजने लगी। कुछ देर उसने अपना दिल हल्का किया। उसे तकलीफ़ हुई थी, ये माही कौन थी? ज़ाहरा उससे कैसे अपने लहजे से हटकर बात कर सकता था? उसे तो कैसे करी करी सुनाता था, डांट देता था। आज दिल चाहता था अपना हक वसूल करता था। वो उसकी बीवी थी, खिलौना नहीं। वो क्यों नहीं कबूल कर लेता? सबके सामने कर लेता ना वो उसे कबूल। वो जानती थी वो उसके लिए मम्मा से भी लड़ जाएगा अगर वो उसके साथ होगा। उसे किसी चीज़ का डर नहीं होगा। मगर ज़ाहरा उसे तकलीफ़ देना चाह रहा था। ना वो सुन रहा था कि जुमा के रोज़ उसकी मंगनी है और ना ही वो खुद सामने आ रहा था। ऊपर से माही, उसका दिल यहाँ आकर मज़ीद उदासियों में घिर गया था। कुछ देर बाद उसने सर उठाया, अपनी आंखें साफ। उसने हैरानगी से ऊपर देखा। वो तो अपने ध्यान में नोट ना कर सकी कि गाड़ी अब तक नहीं चली थी। उसने ऊपर देखा तो बेसाख्ता डर कर दूर हटी। वो खामोशी से उसको घूर रहा था। किस बात पर रोया जा रहा है? उसने मुंह मोड़कर उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं।
ऐना ने खफगी से मुंह मोड़ लिया। अपने बाप के सामने कैसे उसकी इंसल्ट कर रहा था और अब खुद आकर बैठ गया। वैसे ठीक है, ना ही बताओ तो बेहतर है। मुझे इल्म से परवाह ही कौन सी तुमसे पहले सी मोहब्बत है जो तुम्हारे आंसू तकलीफ देंगे। बहरहाल तुम्हें देखकर मेरा मूड बन गया है। तुम तो फिलहाल मेरे साथ जा रही हो जहाँ मैं ले जाऊँ, और तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हो। आगे आकर बैठो। वो उसे सुनाता हुआ गाड़ी स्टार्ट करता बोला। ऐना ने हाथ पांव सुन हो गए थे। वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा था, मगर क्यों नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। मम्मा उसे जान से मार देती अगर वो बताए गए टाइम से ज़रा भी ऊंच नीच करती। और वो क्या जवाब देगी। उसने घबराकर ज़ार का शोल्डर थाम लिया। नहीं ज़ार, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दें प्लीज़, मम्मा मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। वो उससे इल्तिजा करने लगी। ये मेरा मसला नहीं है ऐना। ज़रा ज़ार संगदिली से उसका हाथ चटक गया। ऐना ने देखी और मज़ीद बात किए दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकलती कि ज़ार ने उसकी कलाई जकड़ ली। ऐना को लगा चट्टानों की सी सख्ती से उसके हाथों में है। वो बेबसी से नफ़ी करती उसे अपना हाथ आज़ाद कराना चाहती थी। आंसू खड़ी की तरह बहने लगे। मैंने नहीं कहा था मेरे पास आओ, वो भड़क कर बोला। ये सब तुम्हारा कसूर है, अपनी माँ को भी तुम ही संभालोगी। वो मदम सा मुस्कुराया। मुझे जान से मार देंगी उस इसकी। अच्छा है मर जाओ, तुम उसी नीच का खून हो, उसी के हाथों मरो। एक झटके से खींचकर उसने गाड़ी को लॉक कर दिया। ज़ार मुझसे इतनी नफरत मत करें। ऐना फूट फूट कर रो दी। ज़ार ने स्टीयरिंग पर ग्रिप सख्त कर ली, मगर उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। ऐना एकदम सीधी हुई। प्लीज़ ज़ार मुझे छोड़ दे, मम्मा को क्या जवाब दूंगी प्लीज़। वो फिर से इल्तिजा करने लगी। जैसे झूठ बोलकर यहाँ आई थी। मैंने प्रैक्टिकल्स का कहा था, अगर मैं किसी दोस्त के घर जाती तो शायद वो मेरा ना पूछती। हैरत है, इतनी आवारा माँ की इतनी मासूम बेटी। ज़ार ने हंसकर तंज मारा। ऐना को बुरा लगा उसके मुंह से अपनी माँ के लिए ये अल्फाज, मगर इस वक्त कहना मतलब हर नरमी वो भुला देता। शायद उसकी इल्तिजा उस पर असर कर जाती। ज़ार, उसने हिचकी भरी। ज़ार तो कानों में रुइयाँ डाल चुका था। ऐना उसके बाद बोलती रही, इल्तिजा करती रही, मगर ज़ार के तो कानों पर जू न रेंगी। वो एक लंबी ड्राइव के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचा था। उसने मुस्कुराकर ऐना को देखा। योर टाइम इज़ आउट ऐना, माई टाइम इज़ स्टार्ट बेबी गर्ल। वो एक अदा से बोलता, ब्लैक शर्ट के बाजुओं को फोल्ड करता कातिल लग रहा था। मुस्कुराकर वो बाहर निकला। ऐना की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसने इर्द गिर्द देखा तो उसे समझ आया ये एक होटल के सामने गाड़ी रुकी हुई है। उसने अपनी घड़ी में वक्त देखा। शाम के 5 बज चुके थे। अगर वो अंश के घर लौटती तो उसकी मौत तैयार खड़ी थी। ज़ार ऐना के पास आया। माई बी लव्ड, बाहर आने का इरादा है या उठाकर ले जाऊं? उसने कहा तो ऐना के पास कोई चारा नहीं था सिवाय उसके कि वो उसकी बात मान ले। तभी वो बाहर निकली। ज़ार ने उसके शाने पर हाथ फैला लिया। ऐना की सुर्ख सुर्ख नज़रों में अट्रैक्शन ही अलग थी, मगर वो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने होटल में रूम रिजर्व कराया। सर, हम ऐसे रूम्स नहीं देते। वो लड़का ऐना पर अजीब नज़र डालता ज़ार से बोला। ज़ार का बस नहीं चला उसकी बत्तीसी ही तोड़ दे। शी इज़ माई वाइफ, उसने उस लड़के से कहा और निकाहनामे की कॉपी निकालकर उसके काउंटर पर पटक दी। आई एम सॉरी सर। वो लड़का माजरत करने लगा। ज़ार ने चाबी ली और ऐना का हाथ जकड़कर वो उसे रूम में ले जाने लगा। ऐना को इस वक्त उसके मुंह से ये अल्फाज बेहद खूबसूरत लगे थे। वो रूम में रोना धोना सब भूल चुकी थी। वो ज़ार की पुश्त देखने लगी। हाँ, शाम से रात ढल रही थी। ज़ार उसे रूम में ले आया। घर में उसकी वापसी पर एक अजाब खड़ा हो जाता। शायद उसकी माँ ज़ार के साथ उसको सोच भी नहीं सकती थी। ऐना खड़ी बस यही सोच रही थी, उसे घर जाना था। एक बार फिर उसकी आंखें रुकने लगी रोने से। ज़ार ने हाथ पर डाला कोट उतारकर एक तरफ फेंका और ऐना की सूरत देखी। उसके हाथ में डालकर वो उसे लिए एकदम बेड पर गिर गया। अच्छे से तो लो आईना, मेरे साथ बेवफाई का अंजाम कुछ ऐसा ही होना था हनी, उसने प्यार से कहते एक मासूम से जसारत कर डाली। ऐना सुर्ख सी पड़ती उससे दूर होने लगी, मगर ज़ार की गिरफ्त में ज़रा भी लचक नहीं थी। मुझे इस तरह अजियत देकर खुशी मिल रही है आपको? ठीक है, कर लें आप अपनी मनमानी। मैंने पहले भी थप्पड़ खाया था, अब भी पिट लूँगी। वो आंसू साफ करती। ज़ार की गिरफ्त ढीली पड़ते ही उठकर बैठ गई। ज़ार ना चाहते हुए भी उसकी बात पर सीधा हुआ।
वो आलिया तुम्हें मारती है? ज़ाहर खुद भी उठता हुआ संजीदगी से बोला, मेरी माँ है, वो मुझे मारें या कुछ भी करें आपको। बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि ज़ाहर उसका रुख अपनी तरफ एक झटके से मोड़ा। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम किसी और को अपने ऊपर हक दो? वो तेवरी डाले पूछ रहा था। अब तो मुझे कबूल वैसे भी नहीं करेंगे। शट अप। ज़ाहर गुस्से से उसे झटक गया। आज के बाद अगर उसने तुम पर हाथ उठाया तो वो वैसे ही थप्पड़ खाएगी। वो मेरी माँ है। उसको गुस्सा आया। करप्ट ठरकी बद किरदार माँ को माँ कहने से पहले शर्म करो। माँ है और ये तुम किस खुशी में मेरे सामने उसकी हमायत ले रही हो? ऐना चुप हो गई। वो बहस करने में तो शेर था, अपने से आगे किसी को आने नहीं देता था। वो जितना उससे बहस करेगी वो आगे उतना ही उस पर हावी होगा। वो सर झुका गई। ज़ाहर ने भड़क कर उसको देखा था। ज़बान काट दूंगा आज के बाद उस नीच औरत की हमायत की। ऐना ने तड़प कर सर उठाया। जरा ज़ाहर चैलेंजिंग नज़रों से उसे देख रहा था, गोया कहना चाहता हो, कहो कुछ, फिर बताता हूँ तुम्हें। ऐना फिर भी खामोश रही। ये अलग बात थी, आंखों की सुर्खी ज़ाहर को पहले वक्त से अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रही थी। बेसाख्ता उसने हाथ बढ़ाकर ऐना के बालों से हेयर बैंड को आज़ाद करा दिया। ऐना सटपटाकर उसकी जानिब देखने लगी, जबकि ज़ाहर ने उसकी गर्दन में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया, कुछ ऐसे कि वो बिल्कुल उसके इख्तियार में आ गई। वो तेवरी चढ़ाए उसकी सूरत तकने लगा। ऐना ने सांस हलक में उतारा। मुझे तुमसे सख्त नफरत है ऐना। मेरे इख्तियार का खून करने वाली हो, लड़की हो तुम, और तुम मर भी जाओगी मैं तुम्हें तब भी कबूल नहीं करूँगा। हाँ, तुम्हारे साथ अपना ताल्लुक़ अभी कभी ख़त्म नहीं करूँगा। ये ताल्लुक़ तुम्हें इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि तुमने क्या खोया है, और मुझे इस बात का कि मैंने तुम पर एतबार ही क्यों किया। वो बोल रहा था, लहजे में अजीब घराहट थी। मुझे माफ़ कर दे ज़ाहर, मुझे कबूल कर ले, मेरे लिए मुश्किल ना करें। वो उसी के सीने में चेहरा छुपाकर रो दी। ज़ाहर ने नफरत से जर झटका। ज़ाहर जुमे को मेरी, उसके लफ्ज़ों को उसने अपने तरीके से रोक दिया था। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, वो मध्यम आवाज़ में बोला और अपनी मनमानियों पर उतरने लगा। वो ऐना पर बुरी तरह हावी हो चुका था और ऐना हमेशा सिर्फ उसे ये बताने के लिए कि वो उससे मोहब्बत करती है, उसके हर हुक्म को मानती चली गई। ज़ाहर ने उसके बाजुओं को अपनी गर्दन में हायल करके बहुत जुनूनी अंदाज में उस पर अपनी अमल की शिद्दतों को बरसा दिया था। वो इस वक्त गाड़ी में थे। ऐना का चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ा हुआ था। ज़ाहर अलबत्ता मुतमईन था, मुस्कुरा रहा था। ऐना ने ज़ाहर की तरफ देखा। उसके दिल की दबी दबी धड़कनें और माँ के खौफ ने उसकी आवाज़ ही बंद कर दी थी। रात के 9:30 हो रहे थे। ऐना की आंखें भीग गई। ज़ाहर ने उसे रोने से सख्ती से मना किया था कि वो अगर रोई तो वो दोबारा उसे ले जाएगा, घर नहीं लेकर जाएगा। ज़ाहर के घूरने पर ऐना ने आंसू का गोला हलक में ही उतार लिया। मम्मा को क्या कहूँगी मैं, वो बल आखिर हिचकियाँ भरती बोल ही गई। कहना ज़ाहर की बाहों में थी। वो हंसा। मुझे मारेंगी, टांगे तोड़कर लंगड़ी महबूबा बना दूंगा उसे, वो संजीदगी से बोला। ऐना उसे देखती रह गई। दिल में आया कह दे, वो नहायत बदतमीज़ है। उसने आंसू साफ किए मगर घर नज़दीक आ रहा था। ज़ाहर प्लीज़ गाड़ी रोक दें, वो एकदम बोली और दरवाजे से लग गई। ज़ाहर ने बिना उसके सुने गाड़ी घर के अंदर दाखिल की। जस्ट वॉच, वो ऐना को देखता बोला और अचानक उसका हाथ जकड़कर वो उसे खींचता हुआ बाहर लाया। ऐना उसे रोकना चाहती थी। वो घबराहट के मारे हिचकियाँ भरने लगी। आज उसका शायद आखिरी दिन था ज़िंदगी में। अचानक वो उसे हॉल में ले आया। सब परेशान खड़े थे। सदाम पुलिस में FIR लिखवाने गया हुआ था और ज़ाहर ने उसे बीच में फेंक दिया। इसकी माँ की तो कोई इज्जत नहीं है, इसकी भी इज्जत लुट जाती। वैसे मैंने बचाया ही क्यों? वो एक मिनट के लिए सोच में पड़ गया। क्या हुआ था ज़ाहर? ऐना तुम्हें कहाँ मिली? अंशा एकदम उसकी तरफ बढ़े। रोड पर खड़ी थी, रोने का शुगर लगा रही थी मोहतरमा। आपका मुंह ना होता तो शायद कभी बचाता। उसने सर झटका। मतलब? अंशा हैरान हुए। इससे पहले कुछ बोलते उसका मुंह दबा गए। आलिया इन सब बातों को समझना चाह रही थी। ऐना बीच में हॉर्न खड़ी थी, जबकि सब ही ज़ाहर की तरफ देख रहे थे। ये बात बेयकीनी से भरपूर भी थी और यकीन दूसरों को करना भी पड़ रहा था। ज़ाहर के लबों पर जबकि ज़बरदस्त मुस्कुराहट थी, जैसे सब उसे बेयकीन नज़रों से देख रहे थे, खासकर आलिया। वो सीटी की धुन बजाता वहाँ से अपनी माँ के कमरे में आ गया।
जबकि आलिया ने दांत पीसकर ऐना को जकड़ा और उसे लेकर उसके कमरे में चली गई। जबकि नताशा ने गुस्से से झुंझला कर सदाम को फ़ोन किया कि उसकी बहन साहिबा घर आ चुकी है, वो भी आ जाए। ऐना को खींचकर आलिया उसके रूम में लाई और गुस्से और शदीद नफरत से देखने लगी। कहाँ थी तुम, और ये तुम्हारे साथ कैसे था, और कहाँ मिली तुम उसे? वो मुमकिन सवाल कर रही थी, जिन सवालों को ऐना जानती थी कि वो उससे यही सवाल करेंगी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और नज़रें झुका गई। उसके पास जाने से पहले भी तो वो उससे झूठ बोल रही थी, और अब भी जिस झूठ को जार स्टार्ट कर गया था उसे लेकर उसे चलना था। अम्मा, मैं कॉलेज से निकली तो टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर मुझे कोई कैब या ऑटो नहीं मिला, फिर मौसम भी ख़राब हो गया था, मुझे डर लगने लगा, मेरे पास सेल भी नहीं था, तभी मैं वहीं खड़ी रह गई। फिर जार शायद वहाँ से गुजर रहे थे, मुझे देखकर उन्होंने गाड़ी रोक ली और मेरी हेल्प की। वो सर झुकाए उसे कहानी सुना रही थी। आलिया उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। मेरी बात सुनो है ना, उसने बेटी का बाजू जकड़ा। तुम मर रही हो या जिंदा, वो या तुम्हें कुछ भी हो जाए, आइंदा उस शख्स की मदद मत लेना, और अगर तुमने आइंदा ऐसा किया तो मैं अगला एक लम्हा भी कहीं लगाऊंगी तुम्हें यहाँ से निकाल देने में। ओके, मुंह की उसकी मुस्कुराहट देखिए, तुमने कैसी जताती नज़रों से मुझ पर एहसान जता कर गया है। और तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ लड़की हो, तुमसे एक नहीं होता, खामखा तुम रोड पर रात 9:30 तक खड़ी रही। वो गुस्से से उसे झंझोड़ने लगी, जबकि ऐना की आंखें भीग गई, निगाहें उसने ज़मीन पर लगा ली थी। ठीक है, मेरे पास तो तुम्हारा हल है, असफर ही रोज़ तुम्हें लेगा और छोड़ेगा, बस ये तय है, और मैं मज़ीद तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनूंगी। तुम्हारी आज की गई गलती ने मुझे उसके एहसान तले दबा दिया। वो बदतमीज़ किस धड़ल्ले से तुम्हारी माँ को बद किरदार कहता है, अपनी माँ की हैसियत मना नहीं सका और मुझे बातें सुना रहा है। इन दोनों माँ बेटों को मैं इस घर से निकलवा कर दम लूँगी। जितनी बार ये बद किरदार मुझे कहता है, मेरे उतनी बार तेज़ाब की तरह मुझे लगता है ये। और तुम मेरी बेटी होकर उससे मदद ली तुमने, तो है तुम पर, बस आज के बाद असफर के साथ बाहर अंदर आओ जाओगी तुम। वो फैसला सुनाती जाने लगी ही थी कि कुछ याद करती रही। मुझे असफर ने बताया था कि उसने तुम्हें मोबाइल गिफ्ट किया है, कहाँ गया है मोबाइल? वो पूछने लगी। वो तो बैग में है, मदम आवाज़ में बोली। तो वो मोबाइल है ना, इस्तेमाल करने के लिए था। आलिया ज़िद हो गई। सॉरी मम्मा। ऐना की आंखें भीग गई। आलिया नफ़ी में सर हिलाकर चली गई, जबकि ऐना ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। आज उसे बहुत थकावट हो गई थी, ऐसा लग रहा था वो इस तरह थक जाएगी, बहुत ज़्यादा थक जाएगी, वो इस तरह नहीं चल पाएगी ज़ार के साथ। वो आज खुद से ही शर्मिंदा हो रही थी। जो बात वो उसे बताने गई थी, वो बात उसने सुनी नहीं थी, और शर्म दबी से सर झुकाती फ्रेश होने चली गई। सदाम ऐना से मिलकर अभी अभी रूम में आया था। उसने कहा था कि वो उसे खुद कॉलेज छोड़ेगा और पैक करेगा, मगर आलिया ने साफ मना कर दिया कि वो असफर के साथ ही आएगी। सदाम ने इस बात की मुखालफत की, मगर आलिया ने एक लफ्ज़ नहीं सुना। तो सदाम ने ऐना की तरफ देखा। वो चुपचाप बैठी थी, सर झुकाकर। अगर ऐना कंफर्टेबल है तो इट्स ओके। सदाम को लगा वो अपने फियांस के साथ वक्त शायद गुजारना चाहती हो, क्योंकि अगर वो मुखालफत करती इस बात की तो वो बोलती ज़रूर। तभी वो चुप हो गया। सदाम अपने रूम में आ गया। नताशा फ्रेश होकर सोने के लिए लेट रही थी। कुछ ज़्यादा जल्दी नींद नहीं आ रही तुम्हें? सदाम ने उसकी तरफ देखा। नताशा आजिज़ आई। वो उसकी इस बात का मतलब बाखूबी समझ रही थी कि उसका क्या मूड है। सदाम प्लीज़, मैं आज मम्मा के घर गई थी, उन्होंने ही मुझे अपनी बातों से इतना आजिज़ कर दिया कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तुम्हें टाइम देने का। और सबसे अहम बात यह है कि तुम्हारी बहन ने जो ड्रामा रचाया है, इससे मैं बहुत थक चुकी हूँ, उसने कहा। तो सदाम बस चुपचाप उसे देखने लगा। तुम ये बात मुझे पिछले 1.5 माह से कह रही हो? सदाम संजीदगी से बोला। हनी प्लीज़, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, मैं बहुत थकी हुई हूँ यार, नताशा ने कहा। तो सदाम ने सर हिला दिया। वो मज़ीद कुछ नहीं बोला, और नताशा अपनी तरफ से लाइट्स ऑफ करके लेट गई। और सदाम, जो किसी और मूड में था, उसने सिगरेट निकाली और लॉन में आ गया। वक्त गुजरने के साथ नताशा के बिहेव से वो चिढ़ रहा था, मगर उन दोनों की मोहब्बत की शादी थी। नताशा जबकि उसके फ़राइज़ से पीछे हट रही थी, वो चुपचाप कमरे से निकलकर बाहर आ गया, और उसने सिगरेट अल्फाज और में बीच पर बेंच पर बैठ गया। आज तेज़ हवा चल रही थी, और तेज़ खुशगवार हवा ने उसके मूड को कुछ बेहतर किया था।
उसकी कंपनी उसकी तवज्जो की वजह से अच्छी चल रही थी। हाँ, ज़ार और अंशा जैसा नाम नहीं था, वो दोनों समंदर में तैर रहे थे जबकि वो एक छोटे से तालाब में था, मगर वो खुश था वहीं। कम अज़ कम वो किसी और का नहीं खा रहा था, अपने बाजुओं पर चल रहा था। उसने अंश शाह से अक्सर घर लौटने की बात की थी, मगर अंश ने उसे मना किया और उसे उसकी माँ के साथ रहने पर कहा, मगर वो जल्द यहाँ से जाने का वादा कर चुका था खुद से। अभी कुछ देर ही हुई थी उसे कि उसे कोई अंदर से भागकर बाहर आता महसूस हुआ। वो ज़ार था, न जाने इतना मुस्कुरा किस लिए रहा था। उसने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ही ट्राउज़र डाला हुआ था और सफ़ेद रंगत में वो ब्लैक ड्रेसिंग उसको कमाल दिखा रही थी। उसके लॉन में आते ही गार्ड्स ने उसके डॉग्स खोल दिए। वो डॉग्स उसके पास दौड़ कर आए और ज़ार को प्यार करने लगे अपने अंदाज में। वो भी अपने कुत्तों को प्यार कर रहा था। ये मंजर ऊपर खिड़की से भी कोई देख रहा था और एकदम एक शैतानी मुस्कान उसके लबों पर आई और वो अंदर चली गई, जबकि सदाम मुस्कुराते उसे ही देख रहा था। उसने नोट किया ज़ार के लबों में भी सिगरेट का शोला था। वो इन कुत्तों को बहुत प्यार कर रहा था और अचानक उसकी निगाह सदाम पर गई तो चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने अपने कुत्तों को वहीं छोड़ा और अंदर जाने लगा। ये तुम्हारा घर है, मेरी वजह से जाने की ज़रूरत नहीं, सदाम हल्की सी आवाज़ में बोला, जबकि लहजा नॉर्मल था। ज़ार के लबों पर तंजिया मुस्कान ठहर गई। ज़ार किसी से डरता नहीं, तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ से इसलिए जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी माँ की मौजूदगी अपने घर में बर्दाश्त नहीं। जहाँ तुम लोग होगे वहाँ से मेरा चले जाना ही बेहतर है। ज़ार ने सर झटक कर कहा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, मगर तुम्हें अपने बाप की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। ओह रियली? मतलब मैं तुम्हारी तरह बेज़मीर और बेगैरत हो जाऊँ? मिस्टर सदाम, मेरी माँ मरी नहीं है, जिंदा है, और औरतों में तो इतनी वफा होती है, मर्द पसंद का ना भी हो वो उसके साथ कंप्रोमाइज़ करके उसके साथ ज़िंदगी गुजारती हैं। उसके करने के बाद उसकी बीवी कहलाना, मरने के बाद उसकी बीवी कहलाना पसंद करती है, मगर शायद तुम्हारा दिल इन सब जज्बों से नावाकिफ़ है। उसने जी की भड़ास निकाली और जाने लगा। तुम्हारी माँ ने खुद इजाज़त दी थी तुम्हारे बाप को। मेरी माँ ने नहीं उठ कर आई थी कि अंश शाह चलो शादी रचाते हैं। जूतियाँ अंश शाह ने घसाई हैं मेरी माँ के दरवाजे की। समझे तुम, जो मुंह खोलकर कुछ भी बोल देते हो? तुम्हारे बाप का कसूर है, उसे अपनी बीवी से मसला था। मेरी माँ मेरे साथ और मेरी बहन के साथ रह रही थी, फिर तो वाकई तुम्हारी माँ में कोई कमी। चुप! एकदम वो उसका गिरेबान जकड़ गया। बिल्कुल चुप! मेरी माँ एक पाक, शरीफ, बाहया, इज्जतदार ख़ानदान की औरत है, जिसने अपने शौहर को इजाज़त दे दी, मगर कमरों में बंद होकर उसे रोते हुए मैंने देखा। अगर मेरी माँ से मोहब्बत करने वाला इंसान आज आकर उस दरवाजे की चौखट पर अपनी जूतियाँ तोड़ भी दे, तब भी मेरी माँ से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है इज्जत क्या है और वो चीज़ में है। रेली? सदाम मुस्कुरा दिया, जबकि ज़ार बस नहीं चला उसका मुंह तोड़ दे। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, मगर तुम्हें अपने मुंह पर लगाम डालना ज़रूरी है, क्योंकि वो औरत मेरी माँ है और मैं उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुनूंगा। तो ख्याल से बात किया करो। उसने एक आशना थपथपाया, जबकि उसका कंधा थपथपाया, जबकि ज़ार ने उसका हाथ झटक दिया। तुम्हारी माँ को ये चंद दिनों में इस घर से बाहर ना निकलवा दिया तो नाम ज़ार अंश शाह से बदल देना, वो सख्त लहजे में बोला। सदाम उसे गुस्से से देखने लगा। जिस ताज़ीक से वो तुम्हारी माँ कह रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ज़ार उसे पीछे धकेल कर अंदर चला गया। उसके कुत्ते बाहर भौंकने लगे थे, उसे सख्त गुस्सा चढ़ रहा था। तभी उसने किसी की तरफ देखे बिना बस अपने घर की राह ली। सदाम ने वो सिगरेट वहीं फेंकी और ख़ुद भी कमरे में चला गया। ज़ार के लहजे में वाज़े उसकी माँ के लिए नफ़रत और तज़य्युक थी, जो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। ऐना आज कॉलेज जा ही नहीं रही थी। वो जानती थी कॉलेज आज उसे असफर के साथ जाना पड़ेगा, इसीलिए उसने ना जाने का सोच लिया था। वो बाहर आई तो आलिया ने उससे पूछा कि बाहर असफर खड़ा है, वो क्यों नहीं जा रही। ऐना ने इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था, ज़ार भी नहीं था। तभी उसने नफ़ी कर दी कि वो आज नहीं जा रही। चलो ठीक किया तुमने, वैसे भी नाहिद कह रही थी कि आज शॉपिंग पर चल ले, क्योंकि पीछे बस 2 दिन रह गए हैं और कोई इंतज़ाम शुरू नहीं हुआ। वो नाश्ता करते हुए बोली तो ऐना चुप हो गई। रफ्ता रफ्ता सब आ गए। ज़ार नहीं था। आलिया अन से फ़ंक्शन के बारे में बात कर रही थी कि फ़ंक्शन की तैयारी का क्या करना है। वो सब बात कर रहे थे। ऐना को उलझन हो रही थी। सदाम ने कहा कि ऐना का फ़ंक्शन
उनके अपने घर में होगा। आलिया ने उसे हैरानगी से देखा। क्यों, यहाँ क्या मसला है? बड़ा घर है, इधर ही होना चाहिए फंक्शन, वो हतमी लहजे में बोली। तभी अफीन भी वहाँ आ गई और ज़हार भी। आज ब्लू कोट, वाइट शर्ट और ब्लू ड्रेस पैंट में फ्रेश सा रेडी होकर वो चेयर घसीट कर बैठ गया। एकदम सब उसके आने पर चुप हो गए थे और अफीन ज़हार के लिए नाश्ता बनाने लगी। सकीना, मुझे कॉफ़ी का एक कप दे दो। ज़हार ने अपना आईफोन टेबल पर रखा और सकीना से बोला। आलिया ने सदाम की जानिब देखा। वो नाश्ता कर रहा था। वो बिला वजह अपने बेटे का मवाजना ज़हार से कर रही थी। खूबसूरत तो उसका बेटा भी बहुत था, मगर उसे लगता था नताशा ने उसे डल कर दिया। नताशा भी उसके पास बैठी थी, मगर वो उसके साथ बिल्कुल नहीं जच रही थी। उसके बेटे के पास एक काम सी कंपनी का मोबाइल था। ज़हार कॉफ़ी पीते हुए भी काफ़ी क्लासी लग रहा था। आलिया ने उससे निगाह हटा ली। फंक्शन इसी घर में होगा, आलिया ने जानबूझकर घर पर अपना हक जताते हुए कहा, जबकि ज़हार ने कॉफ़ी के मग से ही आईब्रो अचकाकर आलिया की तरफ देखा और नफरत से निगाह फेर ली। मम्मा, आपने नाश्ता नहीं करना? उसने माँ की तरफ देखा। हाँ करना है, बस तबीयत थोड़ी नडहाल सी हो रही है। अफीन चेयर पर बैठते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ है? वो जल्दी से मग रखता उनकी तरफ मतवज्जे हुआ। अफीन मध्यम सा मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला गई। परेशान मत हो, शायद वीकनेस है। वो मुस्कुराई तो अनछा भी उसके जाने मतवज्जे हुए। रेडी रहना, नाश्ते के बाद मैं डॉक्टर की तरफ ले जाता हूँ तुम्हें। अंश बोले तो ज़हार ने उनकी तरफ देखा। शुक्र है आपको भी ख्याल आया, वो तंजिया लहजे में बोला तो अंश ने घूर कर उसकी तरफ देखा। चुपचाप नाश्ता करो, मेरी बीवी है वो, मैं जानता हूँ, तुम्हें मुझ पर तंज मारने की ज़रूरत नहीं। अंशा बोले और दोबारा नाश्ता करने लगे। दूसरी तरफ ज़हार चुप हो गया। मामा, मैं फंक्शन की तैयारियां स्टार्ट करता हूँ, सदाम बोलता हुआ उठा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? आलिया को गुस्सा चढ़ा। वो उसकी बात की नफ़ी कर रहा था। ऐना की मंगनी इसी घर में होगी, अंश इसे आप समझा दें। आलिया भड़क कर कहती वहाँ से उठ गई, जबकि कॉफ़ी पीते ज़हार को अच्छू लग गया। उसने एकदम कप दूर किया। ऐना के हाथ पाँव काम से गए, जबकि ज़हार सॉरी कहता अपने कपड़ों पर से हल्की सी चींट टिश्यू से साफ करने लगा। अफीन ने बैठकर गौर से देखा था, जबकि बाकी सब ने उसके नॉर्मल रिस्पॉन्स पर मजीद कोई रवैया दिए बिना अपनी बात में मसरूफ़ हो गए। ज़हार के माथे पर बल डले थे, दांत पर दांत जमाए वो बैठा था। नताशा ने अलबत्ता ये सब नोट किया था। ऐना की सुर्ख भीगी आंखें, ज़हार का रवैया, ये सब क्या है? वो ज़रा सोचने पर मजबूर हुई, और जो वो सोच रही थी अगर वैसा है कुछ तो ये कितना दिलचस्प होने वाला है। उसकी खोजती मुस्कुराती नज़रें उन्हीं दोनों पर थी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, ये घर बड़ा है, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो यही कर लो। अंश बोले। हाँ, हमारा घर अनाथ आश्रम है, अनाथ बच्चों की शादियाँ करता है, ज़हार ने मुस्कुराकर कहा तो नताशा के अरमानों पर पानी पड़ता था, जबकि ऐना ने उसे कितनी बेबसी और दुख से देखा था। आलिया ने तड़प कर अंश को देखा। ज़हार, अफीन ने उसका हाथ पकड़ा। ओह मम्मा, आप देख नहीं रही, किसी यतीम की शादी हो रही है। वैसे मिस्टर सदाम, ये मंगनी यहीं होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। वो हल्का सा गुनगुनाता वहाँ से उठ गया, जबकि मुड़ते ही उसके वजूद में लगी चिंगारियों का असर उसके मुंह पर आ गया। वो यूं ही मुठ्ठियाँ भींचता वहाँ से तेज़ तेज़ कदम भरता चला गया, जबकि आलिया ने अंश की जानिब देखा और वो रोती हुई वहाँ से चली गई। अंशा शदीद गुस्से में अफीन को देखने लगे। सदाम भी चला गया। मैं माफ़ी चाहती हूँ। अंदर अंश का सारा गुस्सा उस पर उतरा। जो मुंह में आता है मुंह फट सिर्फ बोलता हुआ दिखाई देता है, उसको सीधी ज़बान में कह दो अब इस घर में ये मुझे नज़र ना आए। वो टेबल पर हाथ मारकर गुस्से से खुद भी उठ गए। आलिया को ओट में से ये सब देख रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतनी आसानी से ज़हार को निकाल दिया घर से, बस अब इन लफ्ज़ों का वो बाखूबी फ़ायदा उठाएगी। वो कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने का ड्रामा करने लगी। अफीन जबकि परेशान हो चुकी थी। अंश के अल्फाज ऐसे ही नहीं थे कि जो वो कहते तो भूल जाते, जो उन्होंने सोच लिया वो कर गुजरते थे। फिर ज़हार भी वैसा ही था, वो तो आजिज़ आ गई थी उसकी ज़बान से। आई एम सॉरी बेटा, अफीन ने ऐना से माजरत की। अरे नहीं आंटी, आप ऐसे मत कहें प्लीज़, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो उनके हाथ थाम गई। वो बस ज़बान का कड़वा हो रहा है, मगर दिल का बुरा नहीं है, उसने कहा तो ऐना सर हिला के। सारी कड़वाहट तो आजकल सिर्फ ऐना के लिए थी, उसने तड़प कर सोचा था। प्लीज़ रो नहीं बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लफ्ज़ों पर। आंटी नहीं, मैं तो नहीं रही,
उसने आंसू साफ करते हुए हल्का सा मुस्कुराकर उठी और वो भी चली गई। वो कमरे में आई तो चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रो दी, मगर उसे एहसास हुआ कमरे में कोई है। उसने आंखों पर से हाथ हटाया। वो सर्द नज़रों से उसे देख रहा था, बहुत पुरसुकून से लेटा। मैं आपको यही बताने आई थी, वो हल्की सी आवाज़ में अपना दफ़ा करने लगी। झूठ, ज़ार ने कहा और अपनी जगह से उठा। मैं सच कह रही हूँ। वो तड़प कर उसके नज़दीक आने लगी। शट अप, दूर हटो मुझसे, उसने उसे दूर धकेला। और कहाँ कहाँ तुम मुझे धोखा दोगी, है ना? और कहाँ कहाँ मैं तुम्हारी वजह से हर्ट हूँ। वो जज्बाती सा हो रहा था। सार मुझे कबूल कर लें, बता दे सबको, मैं आपकी बीवी हूँ, प्लीज़। मैं किसी से नहीं डरूँगी, मैं सिर्फ आपका साथ दूँगी, सिर्फ आपकी बात मानूँगी, प्लीज़ मुझे कबूल कर लें। ये तो तुम्हारा ख्वाब है कि मैं तुम्हारा आखिरी सांस तक किसी को ये नहीं बताऊँगा कि तुम मेरी बीवी हो। असल मज़ा तो उस दिन आएगा जिस दिन तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। तुम सुकून से अपनी मंगनी एंजॉय करो। अगर मुझे सुलगना आता है तो सुलगाना भी आता है ना ज़ार अंशा। तुम्हारी असल पहचान तुम्हें याद कराने में आता रहूँगा। वो एक आँख दबाकर उसको खूबसूरती से जसारत करता वहाँ से चला गया। उस जसारत में जो जलन थी वो ऐना के लबों से निकलने वाले खून ने वाजे कर दी थी। घर में मंगनी की तैयारियां हो रही थी, जबकि ऐना की एक तरफ ये जान पर बन गई थी, वही ज़ार बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गया था। ऐना उससे बात करना चाहती थी, मगर वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अपने कामों में मगन था। अक्सर वो अफीन के साथ होता। अंशा के पास भी आजकल कम ही दिखाई देता था। ना उसने ऐना को बुलाया था, ना ही वो खुद से ऐना की तरफ बढ़ा था। ऐना अलबत्ता किस सबब रोए जा रही थी, आलिया और नताशा नहीं जानती थी। नताशा ने तो ऐना से ये भी पूछ लिया कि अगर उसे कोई और पसंद है तो वो ये मंगनी ना करे और जहाँ वो चाहती है वहाँ शादी कर ले तो वो उसे सपोर्ट करेगी। मगर ऐना उसे क्या बताती, वो कहाँ चाहती है, वो कहाँ सपोर्ट करेगी? क्या वो उसे बता दे कि वो ज़ार से निकाह में है? ज़ार के अलावा किसी की नहीं होना चाहती। वो ज़ार से मोहब्बत करती है और इसके बाद क्या होगा? अगर वो सोचने बैठ जाए तो झरझरी सी आ जाए। ज़ार की लातल्की, उसकी लापरवाही, उसका ऐना को इग्नोर करना ऐना की जान पर बना गया था। वो ना ही असफर के साथ ड्रेस खरीदने गई थी और ना ही किसी और चीज़ में हिस्सा ले रही थी। आलिया उसे खूब डांट चुकी थी कि वो रिश्ता ख़राब कर रही है और आखिर चाहती क्या है, मसला क्या है। मगर ऐना के लबों से एक लफ्ज़ नहीं निकला। कल उसकी मंगनी की रस्म की अदायगी होनी थी। वो इस वक्त अपने रूम में थी, बेड पर लेटे छत के फानूस को घूरते वो सिर्फ ज़ार के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि नताशा आ गई। नताशा ने उसकी जानिब देखा। कमरे में कल का उसके पहनने का सामान फैला हुआ था, जबकि दूसरी तरफ फूलों से कमरे का एक हिस्सा भी सजाया हुआ था। ये सदाम ने कराया था। उसके लाख कहने के बावजूद आलिया अपनी बात से जब नहीं हटी तो सदाम ने उस फंक्शन में खर्च होने वाले तमाम पैसों की जिम्मेदारी ली और माँ की बात मान ली। ऐना का कमरा उसी ने डेकोरेट कराया था, जबकि ऐना को इन चीज़ों की कोई खुशी नहीं थी, ना वो खुश थी। अगर उसकी आंख में गम का आंसू था तो वो ज़ार की वजह से था। वो इतना जालिम हो गया था। एक मिनट के लिए ये तो सोचता कि ऐना उसकी मोहब्बत है, वो उससे मोहब्बत करती है। ज़ार को इन बातों की परवाह नहीं थी। वो ऑफिस से आया था और सीधा अपने रूम में चला गया था। चलो उठो, बाहर डिनर के लिए मम्मा तुम्हें बुला रही हैं, नताशा बोली तो ऐना ने करवट ले ली। मुझे भूख नहीं भाभी, उसने कहा और आंखों पर हाथ रख लिए। ऐना, फिर मम्मा आएंगी तो लाजमी तुम्हारे इस उतरे हुए मुंह पर तुम थप्पड़ खाओगी, तो बेहतर है तुम्हें चलना चाहिए बाहर, नताशा ने शाने अचकाकर कहा। तो ऐना ने हाथ हटाकर सुर्ख नज़रों से उसे देखा। एक सितम उसके घर वाले उसकी जान पर ढा रहे थे और एक सितम ज़ार। अब तो उसका दिल कर रहा था वो भाग जाए। वो थक गई थी। ज़ार को भी अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते और घर वालों के साथ वफा निभाती। वो उठी और नताशा के पीछे चलने लगी। वो बाहर आई तो टेबल पर सब डिनर के लिए मौजूद थे। ऐना चेयर खींचकर बैठ गई। उसके अंदाज में ज़रा खफगी थी, नाराज़गी थी, गुस्सा था। जो सामने चेयर पर बैठे ज़ार ने बाखूबी महसूस किया था। उसके लबों की तराश में मुस्कुराहट जम गई, जबकि बाकी सब ने ऐना की हरकत नोट की थी। क्या हुआ है तुम्हें? आलिया ने पूछा तो ऐना ने माँ की तरफ देखा। कुछ नहीं, रूखे लहजे में बोलकर वो खाना खाने लगी। आलिया को हैरानगी हुई, ये उसकी बेटी का लहजा है, मगर दांत पीसकर वो खाना खाने लगी। वेरी नाइस, मधम सी ज़ार की मुस्कुराती आवाज़ टेबल की चम्मच और कांटों के बीच में उठी।
सबने उसकी तरफ देखा मगर उसे परवाह नहीं थी कि कोई उससे पूछता कि वो किस बात पर खुश हुआ है, जबकि ये ऐना जानती थी कि वो आलिया के साथ बदतमीजी पर ऐना से खुश हुआ था। ऐना को आज ज़िंदगी में पहली बार उस पर गुस्सा चढ़ा था। वो फिर भी उसकी जानिब देखे बिना खाना खाने लगी। गो के खाने में दिल नहीं लग रहा था मगर फिर भी वो खाना खा रही थी। डैड, मुझे कुछ टाइम की वेकेशंस चाहिए, मुझे लंदन जाना है। कुछ देर बाद ज़हर की आवाज़ फिर से टेबल पर उठी। अंशा ने उसकी तरफ देखा। काफ़ी टाइम बाद सोचा इस बार तुमने? अंशा मुस्कुराए। उन्हें पसंद था ज़हर का खुश रहना। हाँ, हमारे घर में सर्कस का माहौल था तो सुकून से सोचने की फुर्सत अब मिली। वो कहाँ तंज मारे बिना रुक सकता था। अंश ने घूर कर उसकी तरफ देखा। ज़हर शाने अचका गया। आलिया अलबत्ता अंश को देख रही थी। बद तहजीबी से परहेज़ करो और अब मैं तुम्हारी किसी बात में इन्वॉल्वमेंट ना सुनूं, अंशा ने कड़क लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दिया। वाई नॉट डैड? बाय द वे, मेरी कल सुबह की फ़्लाइट है, मुझे पैसे चाहिए, 25 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दें। वो बोला तो अंशा ने सर हिला दिया। आलिया हौंक नज़रों से अंश को देखने लगी। अफीन अलबत्ता नहीं बोली थी। वो सिर्फ 17 साल का था तब अंश ने उसे दुबई भेज दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो ज़िंदगी को एंजॉय करे। शायद वो अपने अरमान बेटे से पूरे करता था कि इस उम्र में वो ये सब करना चाहता था। ज़हर को तब से आदत हो गई थी बाहर घूमने फिरने की और वो हर साल गर्मियों की छुट्टियां बाहर गुजारता था। ऐना के लुक में हराम हो गया था। यूँ लगा अब कुछ निगला नहीं जाएगा। वो इस कदर नफरत करता है उससे, उसे किसी और के हवाले करके वो चला जाएगा। वो किसी और के नाम की अंगूठी उसकी उंगली में डलवा देगा। वो इतनी नफरत करता है। उसने ज़ोर से चम्मच फेंक कर मारा और प्लेट दूर धकेल कर वो चेयर पीछे खिसका कर उठ गई। उसके हलक में आंसुओं का गला फंस गया था। ज़हर ने बड़ी नशीली नज़रों से उसे एक निगाह देखा और मुस्कुरा कर अफीन से बात करने लगा जो उसी से बात कर रही थी, जबकि आलिया ने ऐना की बदतमीजी पहले ही मुश्किल से हज़म की थी। ऐना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? आलिया भड़क कर बोली तो ऐना का बस नहीं चला। फूट फूट कर रो दे। वो भी उसी तरह लापरवाह हो जाए, उसे भी कोई फ़र्क ना पड़े, वो भी लापरवाह बन जाएगी। उसने सोच लिया था अब क्या आखिरी सांस तक उसके हाथों जलील होकर वो ये साबित करती कि वो उससे मोहब्बत करती है, बेतहाशा करती है। ऐना ने कोई जवाब नहीं दिया और वो कमरे में चली गई। अंशा ने आलिया को देखा जिसे ज़हर की मुस्कुराहट ही जहर लग रही थी और वो तो उसे खटक गए थे कि अंश ज़हर को 25 लाख क्यों दे, इतनी बड़ी रकम, वो भी बस एक ट्रिप के लिए। जबकि नताशा ज़हर से आजकल बहुत इम्प्रेस रहने लगी थी। ज़हर की लापरवाही, उसका बेनियाज सा अंदाज और फिर सबसे अहम उसकी मालो दौलत। नताशा को हर गुजरते दिन के साथ ज़हर का अंदाज अपनी तरफ मतवज्जे कर रहा था और अब उसे सदाम बेहद बोर और दिल लगने लगा था। नताशा ज़हर को ही देख रही थी। सदाम ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें खाना नहीं खाना? उसने सवाल किया तो नताशा ने सटपटाकर सर झुका लिया और दूसरी तरफ ज़हर माँ को समझा रहा था कि वो फिक्र ना करे, उसकी जब वो 17 साल का था तब अकेले उसने सब मैनेज कर लिया था, तो अब क्यों नहीं। इन सब से पहले ज़हर और अफीन ऐना के बाद खाना खाकर उठ गए। तो ये थी चौथी एपिसोड और यकीनन आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।